हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। तो क्लास है केमिस्ट्री न्यू बुक का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 का एंड है। छोटा सा चैप्टर था, हमने सारा कवर कर लिया इसको, हर चीज समझी है इसमें हमने। और बेसिक चीजें क्या समझी है हमने। हमने एनर्जेटिक समझी है कि क्या मतलब होता है इसका। फिर हमने इन केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी समझी है। इसके अलावा हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन समझे हैं, एंथैल्पी समझी है। और फिर किस तरह रिएक्शन प्रोसीड करता है, किस तरह रिएक्शन होता है। तो ये सारे तरीके का भी हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ से भी समझे हैं। अभी तक आपने अगर ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको इसके एक के बाद एक लिंक शो हो रहे होंगे आई बटन में। आप जाके वो लेक्चर्स लेके आ जाएं, ताकि फिर हम आखिरी लेक्चर भी पढ़ सकें और सारे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये लेक्चर भी समझना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। छोटा सा लेक्चर है, छोटी सी वीडियो होगी, इसको हम समझते हैं और चैप्टर को खत्म करते हैं। बायो से रिलेटेड टॉपिक है ये, एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो हम यहाँ पर सिर्फ समझेंगे कि हमारे पास एक बात तो पहले आप याद कर लें कि जो एरोबिक रिस्पिरेशन है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन का काम है। एनएरोबिक में ऑक्सीजन का काम नहीं है। ठीक है। आपने बस ये O2 वाला जो ऑक्सीजन है ना, इसको आपने याद रखना है। एरोबिक में O2 होगा और एनएरोबिक में O2 नहीं होगा। ओके जी। यहाँ पर अगर हम देखें ये दो हिस्से हुए में, यहाँ तक एरोबिक रिस्पिरेशन समझाई हुई है और इससे आगे यहाँ तक ना एनएरोबिक रिस्पिरेशन समझाई है। तो हम बारी बारी करके इसको समझते हैं। और इसके अंदर जो नई नई टर्म्स यहाँ पर आई हैं, और इसके अलावा बायो से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं वो भी यहाँ पर आई हैं, और एक केमिकल रिएक्शन भी यहाँ पर हुआ हुआ है, उसको भी समझेंगे। और इसका ताल्लुक एक्सोथर्मिक रिएक्शन से किस तरह है, इस रिएक्शन का एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन का एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या ताल्लुक है, केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक है एज अ होल अगर हम बात करें तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पर जो क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ लेंगे। इसके बाद साथ साथ मैं आपको इजाफी जो कुछ समझाने वाली बातें ना वो भी समझा दूंगा। स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों कह रहे हैं इसको, कि अगर तो इंसान सांस लेता रहेगा हमेशा तो जिंदा रहेगा। अगर सांसें बंद हो गई, सांस लेना छोड़ दिया है, तो फिर इंसान का जो जिंदगी से जो पत्ता है ना वो गोल हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब यही है कि मुस्तकिल होने वाला काम। तो रिस्पिरेशन, सांस लेना एक मुस्तकिल होने वाला काम है। अच्छा, अब इसके प्रोसेस के दौरान होता क्या है। एक बात तो आपने बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं। लेकिन जब हम सांस बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो दो टर्म्स यहाँ पर याद करने हैं। वन वी ब्रीद इन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है। लेकिन जब हम ब्रीद आउट करते हैं, सांस को बाहर निकालते हैं, फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। अभी हम ये भी समझेंगे, ठीक है, ये भी किस तरह बनता है वो भी समझ लेंगे। रिस्पिरेशन ऑल्सो कैरीज कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। अभी सिर्फ एक तो नॉर्मल सी बातें हो गई ना, लेकिन इसके अंदर क्या कुछ खिचड़ी बकरी है वो हमें नहीं पता। अब वो वही ये बात कह रहा है, कहता है रिस्पिरेशन ने सिर्फ ये नहीं है कि सांस अंदर गई सांस बाहर आई, लेकिन इसका बहुत सारे काम है, ये बॉडी फंक्शनिंग में इसका मेन किरदार है। अब वो क्या है, रिस्पिरेशन आल्सो कैरीज कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर बहुत हैवी किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। दिस प्रोसेस दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये सारा सांस अंदर लेके जाने का, बाहर निकालने का, जितना भी प्रोसेस हो रहा है, ये कहता है अगर तो ये प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, और डेफिनेटली ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही हो रहा है। जब हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं तो ऑक्सीजन ही अंदर लेके जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि है एरोबिक रिस्पिरेशन। याद होगी बात। अगर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो इन केमिकल रिएक्शंस में तो इसको हम कह देंगे एरोबिक रिस्पिरेशन। अब वो केमिकल रिएक्शंस क्या है बॉडी के अंदर, वो क्या हो रहे हैं, बेसिक केमिकल रिएक्शन उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। मेन काम क्या है इसका वो यहाँ पर दिया हुआ है। एरोबिक रिस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आपने अगर एक्सोथर्मिक समझ के आए हुए ना मेरे इन वीडियो से, जो मैंने पूरे चैप्टर में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक करता रहा हूँ बार बार, अगर आपने कोई भी एक वीडियो सुनी हुई है ना इस चैप्टर के लेक्चर्स की, तो आपको पता होगा कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है ये। क्योंकि रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट है ना, उसके अंदर से एनर्जी सिस्टम में से बाहर निकल रही है। एक्सो एग्जिट से मैंने याद करवाया था ना, याद होगा अगर आपको। एक्सो एग्जिट, सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलना, ये प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इस पूरे रिएक्शन के दौरान, एरोबिक रिस्पिरेशन के दौरान, यही हो रहा है कि एनर्जी सिस्टम से बाहर निकल रही है, जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बिना पर हम इसको कह रहे हैं कि ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हम देखते हैं ये रिएक्शन हो क्या रहा है, और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं इसको। पहली चीज जो आपने देखनी है ना, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है स्टार्टिंग में रिएक्टेंट हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज से परेशान नहीं होना, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है ना, हम बिल्कुल, अगर आपने छोटी क्लास से ही पढ़ी होंगी ना तो वहां पर भी आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले भी हम क्लास 10 की न्यू बुक की जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अक्सर चैप्टर्स के अंदर हमारे पास ये रिएक्शन होता है जिसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद कर रहे होते हैं ग्लूकोज का, तो वो यहाँ पर लिखा होता है ये। तो वो आपने याद भी किया होगा, नहीं किया तो आज कर लें याद इसको। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब आपका सवाल ये होगा, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान ये रिएक्टेंट ग्लूकोज कहाँ से आ गया।
तो जी इसका भी जवाब मैं ना बहुत पिछले अपने लेक्चर्स में, काफी लेक्चर्स में दे चुका हूँ। एनर्जी से मुतालिक जो भी हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 में, उसमें मैं ये बातें कर चुका हूँ कि ये जो ग्लूकोज है ना, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में ना मेनली जो कंटेंट होता है ना वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स जब ब्रेक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं ना, तो वो कन्वर्ट होते हैं इनटू सिंपल शुगर, जिसको हम कहते हैं ये होती है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ये वही ग्लूकोज है जो हमारी ब्रेन को चाहिए होती है वर्किंग करने के लिए। अब वो हमारा कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज में, तो उस ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये वही ग्लूकोज है जो हमारे खाने से आया है हमारे पास। ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये साइटोप्लाज्म के अंदर अपना होता ही है कि अगर आपने सेल का नाम सुना होगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, इनका नाम तो अगर आपने सुना होगा। अगर हम सिर्फ एक सेल की बात करें ना, तो एक सेल के अंदर ना, हर सेल के अंदर, लेकिन एक स्पेसिफिकली अगर हम एक सेल को पकड़ लें और उस सेल का एनालिसिस करें, फिर हम कहें कि यार उस सेल के अंदर अगर तो कोई भी सेल ले रहे हैं आप, अगर हार्ट का सेल ले लें, अगर आपने लंग्स का सेल ले लें, कहीं का भी सेल ले लें बॉडी में, तो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो सेल के अंदर एक लिक्विड जेली टाइप ना एक सब्सटेंस होता है, जिसने सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उन सबको अपने साथ ना जोड़ के ना संभाल के रखा हुआ होता है। ठीक है, कहीं इधर उधर भागने नहीं देते। अब उसके अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेलिस जिसको हम कहते हैं, जो सेल के अंदर होते हैं, वो क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, उसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, उसके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं। ठीक है, और भी काफी चीजें होती हैं, कोई 7-8 किस्म की चीजें होती हैं जो सेल के अंदर, न्यूक्लियस मेनली जो चीज है इसकी, वो होती है इसके अंदर। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिन्होंने तमाम सेल के जो ऑर्गेनेल्स है ना, इनको इकट्ठा करके संभाल के रखा हुआ है। तो ये साइटोप्लाज्म का इंट्रोडक्शन था। अब समझ आ गई ना, बाकी चलते हैं बात। साइटोप्लाज्म के अंदर हो क्या रहा है, ये जो ग्लूकोज है ना, ये कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट हो रहा है किस में? इन द फॉर्म ऑफ टू पायरोवेट्स एंड एनर्जी। टू पायरोवेट्स और एनर्जी। अब देखो यार, ये ना कन्वर्जन जो हो रही है ना, ये ऐसी कुछ नहीं हो रही। इसके दौरान भी ना, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, या फिर कुछ को एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि ये रिएक्शन प्रोसीड करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि रिएक्शंस करवा रही हैं। अब हम यहाँ पर उन डेप्थ में नहीं जाने लगे, क्योंकि हमारी बुक में इसका ताल्लुक नहीं है। बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं जो कि हाई लेवल में बायोलॉजी में जाके हम पढ़ सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ यहाँ जर्नल एक हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन को समझने के लिए केमिस्ट्री के हद तक रखते हुए इन बातों को तो समझ सकते हैं ना कि यार ये ग्लूकोज की कन्वर्जन हो रही है पायरोवेट में, और कहाँ पर हो रही है, साइटोप्लाज्म में। इतना तो हम याद कर ही सकते हैं। तो इसलिए केमिस्ट्री में हमें इतना ही दिया हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में आप देखें कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। वो कन्वर्ट हो रही है 2 मोल्स ऑफ पायरोवेट के अंदर। पायरोवेट का फॉर्मूला है C3H4O3, ये लिखा नजर भी आ रहा होगा आपको, C3H4O3। अब 2 पायरोवेट्स हैं, आपका ख्याल होगा कि यार 2 3 6 कार्बन तो 6 पूरे हो गए हैं यहाँ पर, और 2 4 8 हाइड्रोजन 8 हो गए हैं, और 2 3 6 ऑक्सीजन हमारे पास 6 हो गए हैं। तो ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, लेकिन जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर कुछ समथिंग इज मिसिंग। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के जो एटम्स है ना, वो यहाँ पर मिस है। ठीक है, ये सवाल ध्यान में रखिएगा, अभी बताऊंगा कहाँ गए हैं हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन यहाँ पर मिसिंग। प्लस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनर्जी भी है। अब ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी अब टोटली फॉर्म हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एनर्जी एक नई चीज की शक्ल में तैयार हो जाती है, एक नई चीज बन जाती है ये एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो कन्वर्जन हो रही है ग्लूकोज की पायरोवेट के अंदर, और पायरोवेट के साथ एक और चीज बन रही है जो कि एनर्जी है, और ये एनर्जी फुली कन्वर्ट हो रही है एटीपी के अंदर। अब एटीपी का क्या काम है, वो भी अब हम समझेंगे आगे जाके। अच्छा जी, यहां तक ये जो प्रोसेस है ना, ग्लूकोज से लेकर पायरोवेट तक, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। याद रहेगा कि ग्लूकोज की कन्वर्जन साइटोप्लाज्म के अंदर इन द फॉर्म ऑफ 2 पायरोवेट्स एंड एनर्जी, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको हम बोल देंगे ये प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमने बातें कर ली ही हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने बात पर, कि मैंने कहा था कि 4 हाइड्रोजन के बारे में बताऊंगा कि 4 हाइड्रोजन कहाँ पर गए हैं। तो ना, ये जो 4 हाइड्रोजन है ना, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो कि हमें यहाँ पर शो नहीं किया हुआ, ठीक है, इस हिस्से में कुछ और केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। ये एनर्जी एटीपी में कैसे कन्वर्ट हुई, इसके अंदर भी बेशुमार केमिकल रिएक्शन हैं, लेकिन हम जनरली बताएंगे कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है एटीपी के अंदर, ताकि हम बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग समझने इसकी। डेप्थ में नहीं जाना हमें, ठीक है, वो हमारा काम ही नहीं है डेप्थ में जाना फिलहाल यहाँ पर, क्लास 9 की हद तक तो। ओके, एक चीज मैं और बता दूंगा आपको कि जो 4 हाइड्रोजन है ना, वो कहाँ गए हैं। वो ना, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल होता है, इसी के साइटोप्लाज्म के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम होता है एनएडी कहते हैं उसको।
अब ये NAD है ना, ये 4 हाइड्रोजन को पकड़ लेता है अपने साथ, फिर NADH बना देता है। यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर NAD नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, जो कि रिमेनिंग 4 हाइड्रोजन, बताया था ना 4 हाइड्रोजन कम है ग्लूकोज से पायरुवेट के दौरान अगर हम कन्वर्जन कर रहे हैं, वो 4 हाइड्रोजन कहीं गायब नहीं हो गए, बल्कि NAD मॉलिक्यूल ने पकड़ लिए, जिसने NADH बना दिया। ठीक हो गया। ओके। अब वो जो 4 हाइड्रोजन है ना, वो कहीं पर नहीं जा रहे, परेशान नहीं होना। वो 4 हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर बताया था ना मैंने, साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसने बहुत सारी सेल की ऑर्गेनेलिज है ना, उनको इकट्ठा करके रखा हुआ है। उनमें से एक ऑर्गेनेलिज भी जो है ना, उसको कहते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। एक ऑर्गन, अगर मैं इस तरह बोलूं, साइटो सेल के अंदर एक ऑर्गन ऐसा भी होता है, इसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं हम पावर हाउस ऑफ अ सेल। अब पावर हाउस ऑफ अ सेल कह रहे हैं हम इसको, तो इसका काम भी होना चाहिए अगर एनर्जी की प्रोडक्शन करे, तो भाईजान ये यही काम करेगा, एनर्जी की प्रोडक्शन ही करेगा। लेकिन एक से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यार ये देखो, पायरोवेट के साथ साथ ग्लूकोज ने कन्वर्जन किया पायरोवेट में, यानी कि अगर हम यहाँ तक बात करें रिएक्शन को, ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया, ऐसा ही है ना। जब ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हुई है, तो साथ में एक प्रोडक्ट एनर्जी भी तो बनी है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ या फिर एंडोथर्मिक हुआ, ये बता भी चुका हूं मैं। अगर आप ने चाहते हैं कि इसका जवाब देना चाहते हैं अगर आप, तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है, फिर मैं आपको आगे रिप्लाई करूंगा कि हाँ ये कौन सा आपने सही बताया जवाब, या फिर आपने गलत जवाब दिया। पर मैं यहाँ पर ना ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को खत्म कर रहा हूँ और नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ मैं जा रहा हूँ, जो कि पायरोवेट से माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब वो जो 4 हाइड्रोजन ना, वो ट्रांसफर कर दिया NAD ने, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। चलो ये बात तो हो गई है, इसका जिक्र बुक ने नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपको एक साइड इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता दिया, ताकि आपके जहन में कंफ्यूजन ना रहे कि यार ये जो 4 हाइड्रोजन ग्लूकोज वाले थे वो किधर गायब हो गए। बहरहाल, अब हम लेते हैं सांस। वो बात आ गई, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं। वही ऑक्सीजन पहुंची है माइटोकॉन्ड्रिया तक। वही ऑक्सीजन पहुंच गई कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया तक। जब वो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंची है, तो फिर पायरोवेट की कन्वर्जन होना शुरू हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनानी है, अब पायरोवेट की कन्वर्जन होना शुरू हुई है। पायरोवेट ने रिएक्ट किया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वही जो हमने एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान अंदर लेके गए थे बॉडी के अंदर। फिर वो कन्वर्ट हुआ है 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। कह रहे थे ना आपके एक्सेल करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालोगे, तो कहां से आई है भाई कार्बन डाइऑक्साइड, वो ये आई है माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रोडक्ट बनाई है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन से। माइटोकॉन्ड्रिया ने नहीं बनाई, आई एम सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये प्रोसेस हुआ है। पायरोवेट ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ जो कि हमने इनहेल की थी, फिर रिजल्टिंग प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, साथ में वाटर बन रहा है और एनर्जी बन रही है। अब ये जो एनर्जी है ना, ये वो एनर्जी है जो कि कुछ अमाउंट में, यहाँ कह रहा था ना मैं, ये एनर्जी कन्वर्ट होती है फुली ATP के अंदर, जो कि पायरोवेट के साथ बनती है। अब ये वाली जो एनर्जी है ना, ये कुछ अमाउंट में ATP में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ अमाउंट ऑफ ये एनर्जी जो है ना, ये हमारी बॉडी को वार्म रखने में काम करती है। तो रिएक्शन अब समझ आ गया होगा, ATP कहाँ पर बनता है, ये एनर्जी जो है वो ATP बनाती है, और ये वाली जो एनर्जी है कुछ अमाउंट ATP बना देती है इससे, और कुछ अमाउंट ये एनर्जी वो होती है जो कि हमारी बॉडी को वार्म गर्म रखने में काम करती है। अब आ गया समझ सारा प्रोसेस। अब ये ग्लाइकोलाइसिस तो मैंने समझा ही दिया, लेकिन हम एक बार फिर से इसको रीड कर लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस पता लग गया आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रोसेस है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट हो रहा है किस में, 2 पायरोवेट में, 2 मोल्स ऑफ पायरोवेट में, साथ में एनर्जी बन रही है जो कि एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ATP में। बस इतनी सी बात है, पढ़ते हैं इसको। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, दिस वन, इज स्प्लिट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेट, जो कि टूट रहा है 2 मॉलिक्यूल्स किसमें, पायरोवेट के अंदर। 2 मॉलिक्यूल्स पायरोवेट के बन रहे हैं। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। मैंने वही बात पहले स्टार्टिंग में भी की थी कि ये एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है, इसके अंदर बेशुमार केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन हमारा वो काम नहीं है पढ़ना। लेकिन वो काम करते कौन है, एंजाइम्स करते हैं। एंजाइम्स का काम क्या है, इससे पिछले लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं हम, कि एंजाइम्स का काम ये है कि वो रिएक्शन को बूस्टअप करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स रिएक्शन को करवा रहे हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट करवा रहे हैं पायरुवेट के अंदर, और ये सीरीज ऑफ रिएक्शन है, बेशुमार रिएक्शन हो रहे हैं इसके अंदर विद नेट प्रोडक्शन। लेकिन हम ना प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं कि हमारे पास असल चीज बन क्या रही है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है और साथ में एनर्जी बन रही है, और ये एनर्जी क्या है, ATP। कहता है कि इससे ना एक मोल अगर हमारे पास ग्लूकोज का होगा ना, तो वो हमारे पास 2 ATP बना देगा, विथ आ नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP। 2 ATP बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो एनर्जी है ना जो ATP में कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पर कितने बनेंगे ATP, 2 ATP बनेंगे। तो आप इसका फुल फॉर्म याद कर लें। When cells of our body required energy for performing the metabolic activity, सब हमारी बॉडी में ना हर ऑर्गन जो है ना वो सेल से बना हुआ है। हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लिवर हो गया, सारे ऑर्गन ना सेल से बने हुए हैं।
अब ये हर सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है पायरुवेट के अंदर साइटोप्लाज्म में। तो हर सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं इसको कि जो हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं ना, वो काम कौन कर रहा है? वो सेल्स कर रहे हैं। ठीक है। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, हमारा लंग्स फंक्शन कर रहे हैं, हमारा हार्ट फंक्शन कर रहा है, हमारे किडनीज लिवर ये फंक्शन कर रहे हैं, ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं। ठीक है। हमारी बॉडी को काम में लेके आ रहे हैं, उसका बॉडी की जो फंक्शनिंग है ना उसको प्रॉपर कर रहे हैं। तो वो कहता है व्हेन सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के जब सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है कुछ भी काम करने के लिए, दे यूज दिस एटीपी, तो फिर वो इसी एटीपी का सहारा लेते हैं, ब्रेक इट डाउन टू गेट द रिक्वायर्ड एनर्जी। इस एटीपी को तोड़ते हैं और एनर्जी को हासिल करते हैं, और उस एनर्जी से ना हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है। तो एटीपी क्या हुआ? एटीपी एक एनर्जी का सोर्स हुआ, जिसको हमारी बॉडी तोड़ेगी और उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकाल देगी, और हमारी बॉडी उससे फिर फंक्शनिंग करेगी। The food we eat undergoes digestion in our body, and the digested food molecules that are absorbed by the cells undergo oxidation to produce energy. ये लाइन देखें, कहता है जो खाना हम खाते हैं ना वो डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर, बिल्कुल ठीक है। एंड द डाइजेस्टेड फूड, और जो हजम डाइजेस्ट हुआ हुआ हजम हुआ हुआ जो फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, दैट आर अब्सॉर्ब बाय द सेल्स, जो हमारे सेल्स ने अब्सॉर्ब कर लिए। ठीक है। क्या? जिस तरह खाना खाने ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लूकोज से पायरुवेट बना रहे हैं। ठीक है। पायरुवेट से एनर्जी बना रहे हैं, एनर्जी से वो एटीपी है, एटीपी को तोड़ के फिर एनर्जी हासिल करेंगे, और फिर वो एनर्जी जो है हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी। तो यहाँ पर कहता है अंडरगो ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एनर्जी, इसको ऑक्सीजन का सहारा चाहिए मजीद एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर यही ऑक्सीजन जो है जिससे हमने सांस लिया है, तो वो ये ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई है, सांस लेने वाली ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से हमारे अंदर आ गई। माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर अब ये रिएक्शन होगा, जो रिएक्शन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एक सेल करवाएगी और साथ में रिमेनिंग एनर्जी बनाएगी। ठीक है। ये एनर्जी कुछ फॉर्म में एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, और कुछ फॉर्म हमारे बॉडी को वार्म रखने में, बॉडी के मजीद फंक्शनिंग करने में ये हमारे काम आते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है ना एरोबिक रिस्पिरेशन का, वो डिटेल से कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्योंकि बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक है ना वो एनारोबिक रिस्पिरेशन है, तो इसको समझते हैं हम। लेकिन ना इसमें और पहले वाले रिस्पिरेशन एरोबिक रिस्पिरेशन में ना एक चीज का जो है ना वो तो कॉमन है। एक चीज कॉमन ये है कि ग्लाइकोलाइसिस, सॉरी, हाँ, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है ना वो कॉमन है, यानी कि ग्लूकोज का कन्वर्ट होना पायरुवेट के अंदर, इतना कॉमन है। लेकिन आगे वाली जो बातें हैं ना वो जरा चेंज है, समझ लेते हैं इस बातों को भी क्या है। कहता है इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड एल्गी, जिस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, बैक्टीरिया और एल्गी, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिस्पायरेशन होती है, जाहिर बात है वो भी सांस लेते हैं। लेकिन यहाँ की जो रिस्पायरेशन है ना वो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन ऑर्गेनिजम्स को जो सांस लेने का प्रोसेस है ना वो ऑक्सीजन के बगैर है इनका। ह्यूमन बींग्स का है क्या? ह्यूमन बींग्स का है एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होती है। लेकिन इस तरह के ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया और एल्गी के लिए जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, सांस लेने का जो अमल है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। इसको हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। याद कर लेंगे। ऑक्सीजन मैंने पहले ही स्टार्ट जब किया था लेक्चर, मैंने कहा था याद कर लो यार, एरोबिक है तो ऑक्सीजन, एनारोबिक है तो विदाउट ऑक्सीजन ये प्रोसेस हो रहे हैं। तो जहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी इस प्रोसेस को हम कह देंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन, सांस लेने का अमल विदाउट ऑक्सीजन। दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बिल्कुल ये प्रोसेस भी एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट बन रही है उसके साथ साथ एनर्जी भी निकल रही है, एनवायरमेंट के अंदर दाखिल हो रही है। ठीक है। एनर्जी लॉस हो रहा है तो वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। And during this process, glucose is converted into carbon dioxide and ethanol with the evolution of energy. तो ना अब ये देखो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है प्लस एनर्जी, सेम जिस तरह यहाँ पर हो रहा था। ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, और पायरुवेट जो है वो किसमें बन रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर, और साथ में एनर्जी। कुछ थोड़ा सा प्रोसेस चेंज, यहाँ पर टू पायरुवेट्स बन रहे थे, यहाँ पर जो है ना इधर भी टू पायरुवेट्स ही बन रहे होंगे। तो रिएक्शन बैलेंस भी तो करना है, पायरुवेट्स टू ही बन रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल हाँ ऐसे ही है। लेकिन साथ साथ जो है ना एनर्जी भी यहाँ पर निकल रही है, सेम जैसे एरोबिक रिस्पिरेशन में थी, यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ना ये प्रोसेस ये वाला, ये एरोबिक में भी होता है और एनएरोबिक के अंदर भी होता है। लेकिन आगे देखो, आगे जो, हाँ एक बात और कर दूं, वो जो एनर्जी की बात की थी ना हमने ऊपर एरोबिक में, कि जो एनर्जी है पायरुवेट के साथ जो बन रही है वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आगे एटीपी में, तो यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, एटीपी में कन्वर्ट हो रही है, और वही एटीपी फर्दर यूटिलाइज करेगा हमारी बॉडी, हमारे सेल्स, अगर हम बात करूं सेल्स को तोड़ देंगे इस एटीपी को, और हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी दाखिल होगी, जिससे हमारी बॉडी फिर काम करेगी। बहरहाल ये बातें हम पहले कर चुके हैं। आगे कहता है कि जो पायरुवेट की कन्वर्जन है ना वो इस तरह हो रही है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल बात, ऑक्सीजन का अमल दखल यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। माइट्रोकॉन्ड्रिया जिस तरह ऊपर इस्तेमाल हुआ था, माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोसेस हो रहा था ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का भी यहाँ पर काम नहीं है।
तो यहाँ पर हम एक नई चीज इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, यीस्ट। यीस्ट ना एक ना आप कह लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, जो कि ये काम करता है कि हमारे पायरोवेट को ना किसी यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाता है। यीस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पायरोवेट को कन्वर्ट कराता है किसी यूजफुल प्रोडक्ट के अंदर। तो कहते हैं कि अगर हम यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो यीस्ट से ना हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है ना, वो होती है इथेनॉल। अगर हम यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ और इस्तेमाल कर दें तो हमारी प्रोडक्ट कुछ और बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जिसका नाम है यीस्ट, जो कि पायरोवेट को कन्वर्ट कर रहा है इन इथेनॉल। और इथेनॉल क्या है यार, ये सिंपल सी ना वाइन है, शराब है, ठीक है। इथेनॉल शराब है। और साथ में एनर्जी भी निकल रही है। अब ये एनर्जी जो है ना, क्योंकि ना ये जो एनारोबिक रिस्पिरेशन है ना, उतना कोई एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है, तो इसकी एनर्जी बहुत कम अमाउंट में एटीपी में कन्वर्ट होगी। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना इसकी, जो मैक्स एनर्जी है, वो ना यार जाया हो जाएगी, ठीक है, एनवायरमेंट में निकल जाएगी और जाया हो जाएगी। और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी ना इथेनॉल जो बन रहा है ना, इसके अंदर ही रह जाएगी इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी का भी हमने काम पूरा कर दिया। साथ साथ ना एक बायो प्रोडक्ट बन रही है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हवा में निकल जाएगी और बस खत्म कहानी। तो समझ आ गई इस प्रोसेस की। अब हम ना कंक्लूड करते हैं इस बात को। यहाँ पर ना कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं, वो भी आप सीख रहे हैं थोड़ी सी। एनारोबिक वाली बातें खत्म कर दी हमने, अब एरोबिक एनारोबिक खत्म हो गई है। अब नई बात यहाँ पर शुरू हो रही है, उसको भी पढ़ लेते हैं। एक चीज आ गई यहाँ पर हमारे पास, लिपिड्स। आपने यार फैट का नाम तो सुना है ना। जो मोटे होते हैं उनके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होता है। यही बातें सुनी होंगी बचपन से, हम अपने यारों दोस्तों को छेड़ते ना, वो मोटे मोटे करते हैं इस तरह, ठीक है। तो उनके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा है। तो लिपिड्स एक्चुअली क्या है, लिपिड्स फैट ही है, ठीक है। लिपिड क्या है, फैट ही है। कहते हैं लिपिड्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि ये बने होंगे कार्बन से, इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विच इंक्लूड्स फैट्स, वैक्सेस, स्टीरॉइड्स। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर दो फैट्स होते हैं, ये वैक्सेस और स्टीरॉइड नहीं, आई एम सॉरी, स्टीरोल्स लिखे हुए हैं। ये और प्रोडक्ट्स हैं, लिपिड्स की और प्रोडक्ट्स हैं ये। लिपिड सर्व एज अ एनर्जी रिजर्व विद इन अ बॉडी। अब हमारी बॉडी के अंदर जो है ना, वो लिपिड एक एनर्जी रिजर्व के तौर पे काम करता है। अच्छा, किस तरह काम करता है देखो यार। लेकिन ना एक फैट अगर किसी बॉडी में इकट्ठा हो गया ना, तो अब परेशानी की बात नहीं है उसको, वो फैट बर्न करना उसके लिए बहुत आसान है। हमारी ह्यूमन बॉडी को ना नॉर्मली नॉर्मली एक नॉर्मल, अगर हम मेल की बात करूंगा ना, तो 2000 कैलोरीज चाहिए खाने की पूरे दिन में, अगर उसकी बॉडी ने नॉर्मल फंक्शनिंग करनी है। अगर आप 2000 कैलोरीज में से ना कम खा लें, 1000 कैलोरीज खा लें, ठीक है, दिन भर में, तो रिमेनिंग 1000 कैलोरीज कहाँ से आएंगी आपकी बॉडी में, जिसने नॉर्मल फंक्शनिंग करनी है? तो यार वो लिपिड से ही आएंगी, ठीक है। वो लिपिड्स जो हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर है, उसी के अंदर से एनर्जी आएगी, और वही एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेगी। इसी तरह आप करते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी का फैट भी बर्न होता रहेगा और आप मोटे से पतले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये लिपिड्स किस तरह बॉडी में एक्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होता है। तो हमारी बॉडी फिर इसको एनर्जी रिजर्व के तौर पे काम करती है। जब आपको खाना नहीं मिल रहा तो हमारी बॉडी फैट बर्न करना शुरू कर देती है, और फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वही एनर्जी हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। इससे आपका फैट भी बर्न होता रहेगा और आप पतले भी हो जाएंगे। अबाउट हाफ ऑफ द फ्यूल ऑफ आवर बॉडी नीड्स कम फ्रॉम द लिपिड्स। हमारी बॉडी के जो हाफ एनर्जी है ना, वो लिपिड से आती है। अगर खाने में फैट कंटेंट ना हुआ तो फिर हमारी बॉडी को मुश्किल हो जाएगी। फिर जो स्टोर्ड फैट होगा ना, उससे बॉडी हमारी फिर यूटिलाइज करेगी एनर्जी। इफ यू ईट मोर फूड देन यू नीड इन अ डे, अगर आप ज्यादा खाना खा लेते हैं एक दिन में जितना आपको नहीं चाहिए, द एक्सेस फूड इज स्टोर एज अ लिपिड इन एडिपोज सेल। तो हमारे पास ना एडिपोज सेल्स होते हैं। अब ये सेल्स कहाँ पर होते हैं, ये हमारी स्किन के बिल्कुल नीचे होते हैं, ठीक है। हमारी स्किन है, तो स्किन के नीचे हमारे ये फैट स्टोर हो जाते हैं। एडिपोज सेल्स जो है ना, ये फैट सेल्स ही को ही कहते हैं, ठीक है। ये कौन से सेल्स हैं, फैट सेल्स ही हैं ये, ठीक है। फिर ये सेल्स टूटते हैं और फिर हमारे बॉडी में ना एनर्जी जो है वो आ जाती है, ठीक है, अगर हम कम खाना खाएंगे। अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे तो फिर जो एक्सेस फूड वो कहता है कि हमारी बॉडी में ना लिपिड के तौर पे स्टोर हो जाता है, किसमें, एडिपोज सेल के अंदर। और एडिपोज सेल क्या है, ये फैट सेल्स हैं। ओके होगी ना बात, ज्यादा खाना खाओगे तो एडिपोज सेल्स बनते जाएंगे, ठीक है। और फिर वही अगर आप कम खाना खाओगे तो एडिपोज सेल्स टूटेंगे, और टूट कर क्या करेंगे, टूट कर हमारी बॉडी को एनर्जी फराहम कर देंगे, जिससे हमारा फैट बर्न होता रहेगा। इन बिटवीन मील्स एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर बॉडी रिलायज ऑन द रिसोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी। अब हम खाने के दौरान, जाहिर बात है, एक खाना सुबह खाया अगर 8 बजे खाया, नाश्ता किया, फिर दूसरा खाना हम खाएंगे अगर 2 बजे, तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान जो है ना हमारी बॉडी को ना एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। वो खाना खाएंगे, वो उस एनर्जी को ऑब्टेन कर लेगी। अगर वो एनर्जी आपने कम खाना खाया है, तो वही रिमेनिंग एनर्जी जो बॉडी को चाहिए ना, वो आपके फैट सेल जो स्टोर है ना बॉडी के अंदर, ठीक है, उसमें से निकाल लेगी वो।
ग्लाइकोजन इज द प्राइमरी स्टोरेज। अब नई टर्म आ गई है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है? ऊपर पढ़ा था आपने ग्लाइकोलाइसिस, मिक्स नहीं करना, यहाँ पर है ग्लाइकोलोजन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, ठीक है। इज द प्राइमरी स्टोरेज फ्रॉम फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इट इज स्टोर इन द लिवर एंड मसल्स। अब लिवर एंड मसल्स के अंदर ना एक नई चीज स्टोर होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। ये प्राइमरी स्टोरेज है ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज जो है ना, फर्स्ट करो आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिए, कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खा लिए, खाने में रोटियां ज्यादा खा ली आपने, डबल रोटियां ज्यादा खा ली हैं, चावल ज्यादा खा लिए तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो गया आपकी बॉडी में। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब वो जो ग्लूकोज अगर आपने जितना आपकी बॉडी को चाहिए उससे ज्यादा खा लिया ना, तो वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? तो वो ग्लूकोज जाएगा हमारे लिवर में और मसल्स के अंदर। फिर जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी ना, तो हमारी बॉडी डायरेक्ट फैट्स के पास नहीं जाएगी, पहले हमारी बॉडी जाएगी इसके पास, ग्लाइकोजन के पास। ग्लाइकोजन जो कि लिवर और मसल्स में उसको कहेगी यार एनर्जी दो थोड़ी सी, तो वो एनर्जी देगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फिर वो एनर्जी दे देगा हमारी बॉडी को। फिर जो प्राइमरी सोर्स के पास, प्राइमरी स्टोरेज जिसके जो ग्लाइकोजन है, इसके पास एनर्जी जब खत्म हो जाएगी ना, तो फिर ये आएंगे किसके पास? फैट्स के पास, जो कि एडिपोस सेल्स हैं, इनके पास आ जाएंगे। फिर कहेंगे यार अब तुम एनर्जी दो, हमारी बॉडी को तो खाना मजीद नहीं मिल रहा। तो फिर जब आप खाना मजीद नहीं खाएंगे, तो फिर आपके फैट्स भी बर्न होना शुरू हो जाएंगे। तो डाइटिंग करने का सही नुस्खा है यार ये, इस तरह ही कर लेना। 2000 कैलोरीज अगर आपको दिन में चाहिए होती है ना नॉर्मली, एक नॉर्मल इंसान आपको इतनी चाहिए होंगी, आप 1000 कैलोरीज खाना। इनिशियली आपकी बॉडी जो है ना, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होगा ना थोड़ा बहुत, उसको यूटिलाइज कर लेगी। फिर थोड़ी देर मजीद खाना नहीं खाना, तो फिर आपका जो फैट सेल्स बॉडी के अंदर होंगे ना, बॉडी फिर उसको यूटिलाइज कर लेगी और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी की फंक्शनिंग जाती रहेगी। इस तरह आप पतले भी होते जाओगे। तो बहरहाल लेक्चर को खत्म करते हैं और इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मैंने आपको बड़ा अच्छा समझाया है। तो आपने अगर अच्छा समझ आ भी गया है आपको, तो आपने इसको लाइक कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो मैंने ऊपर आई बटन में मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, मैं आपको लिंक दे दूंगा इसके, तो आप इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी और अप एंड स्क्रीन में भी आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक शो हो रहा होगा जिसमें क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक के सारे लेक्चर्स हैं। तो वो देख लो यार। और कोई भी समझ, कुछ भी चीज समझनी है ना, तो हर चीज का लेक्चर मैंने कवर किया हुआ है उसमें। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हो फुल बुक के। और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।